ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः। आज एक ऐसे महान विभूति का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपने वैदुष्य का लोहा मनवा लिया था, उन जिनके कारण वेदों के का सम्यक वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिन्होंने संसार को यह बताया कि वेद का ज्ञान केवल यह मात्र इतिहास नहीं, यह वैज्ञानिक तथ्यों से यह परिपूर्ण है। और ऐसे महान विभूति विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा का संक्षिप्त वृत्त प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो समीक्षा चक्रवर्ती के नाम से भी विश्व विख्यात रहे हैं। ऐसे पंडित मधुसूदन ओझा का जीवन वृत्त जानना प्रत्येक नागरिकों का, विशेष रूप से प्रत्येक भारतीय बालक का महान कर्तव्य माना गया है। और इसलिए पंडित मधुसूदन ओझा का जीवन वृत्त मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंडित मधुसूदन ओझा का जन्म मिथिला के एक जो मुजफ्फरपुर, तत्कालीन मुजफ्फरपुर जिला माना जाता था, उस मुजफ्फरपुर जिला के गाढ़ा गांव में पंडित बैद्यनाथ झा के घर इनका जन्म हुआ। पंडित बैद्यनाथ झा के पुत्र के रूप में इनका जन्म 1866 में विशेष रूप से जन्माष्टमी की रात में ही इनका जन्म हुआ। जन्माष्टमी के रात में रात्रि 10:30 बजे पंडित बैद्यनाथ झा के घर एक बालक का जन्म होता है, जिस कारण से चूँकि इनका जन्म भाद्र मास के जन्माष्टमी की तिथि जो होती है उसी रात्रि में 10:30 बजे जन्म हुआ, इसलिए इस बालक का नाम मधुसूदन रखा गया। चूँकि मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची है, पर्याय शब्द है, इसलिए मधुसूदन के नाम से ये बैद्यनाथ झा का पुत्र इस संसार में विख्यात हुआ। और इनका जो जहाँ पर जन्म हुआ है मधुसूदन ओझा का, आज इनका मुजफ्फरपुर जिला नहीं होकर सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत यह गाढ़ा गांव आता है। और सीता की जो प्राकट्य स्थली है सीतामढ़ी में, जहां भारत सरकार बहुत विशाल मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है, तो उस सीता के प्राकट्य स्थली के समीप इनका गांव गाढ़ा गांव है और वहीं इनका जन्म हुआ। संयोग ऐसा है, सुखद संयोग, कि जहां सीतामढ़ी में मेरा भी जन्म हुआ है। ऐसे जो मेरा गांव भीठा मोड़ के नाम से आज विख्यात है, विदित है, उस मेरे गांव और पंडित मधुसूदन ओझा के गांव के मध्य ही सीता का प्राकट्य स्थल है, प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में वही है। तो ऐसे महान विभूति पंडित मधुसूदन ओझा का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि बताया था कि इनका जन्म 1866 में गाढ़ा नामक गांव में एक मैथिल परिवार में पंडित बैद्यनाथ झा के घर इनका जन्म होता है। 8 वर्षों तक ये अपने पिता के साथ ही अपने पैतृक गांव में ही, वो सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत जो गाढ़ा गांव है उसी गांव में अपने पिता के साथ रहते हैं 8 वर्ष की आयु तक। फिर इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है पंडित मधुसूदन ओझा का। और चूंकि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही जो षोडश संस्कार में जो यज्ञोपवीत संस्कार है, उस संस्कार के पश्चात ही वेदारंभ किया जाता है, वेदाध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और फिर
जो इनके पिता के जो बड़े भाई थे, पंडित वैद्यनाथ झा के जो बड़े भाई थे पंडित राजीव लोचन झा, वे मिथिला से जयपुर जाकर के बस गए थे और उनका चूंकि कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मधुसूदन को अपने छोटे भाई के पुत्र को पंडित राजीव लोचन झा ने अपने पुत्र के समान, दत्तक पुत्र के समान उन्हें गोद लिया और यह मधुसूदन ओझा अपने पिता के बड़े भाई जो थे, बड़े चाचा कहते थे, उनके साथ वे फिर जयपुर आ जाते हैं और जयपुर में उनके चाचा, जो बड़े चाचा थे पंडित राजीव लोचन झा, वो अत्यंत उनकी प्रतिष्ठा थी और अत्यंत सम्मान था। जो जयपुर के जो उस समय के तत्कालीन महाराजा राम सिंह जो थे, उन्होंने उनको बहुत आदर सत्कार किया था और जागीर के रूप में भी ससम्मान इनकी बहुत सारी संपत्ति भी प्रदान की गई थी। तो उनका बहुत बड़ा सम्मान था। जो वहाँ के महाराजा थे, महाराजा राम सिंह, उनके पास वो रहते थे, जिसके कारण से इन्हें भी पढ़ने का सुखद सौभाग्य प्राप्त होता है मधुसूदन ओझा को। और ऐसा है कि समय का चक्र घूमता रहता है। समय का चक्र ऐसा घूमा कि 1880 में महाराजा राम सिंह जो थे, राजा जयपुर के, उनका निधन हो जाता है। तो स्वाभाविक था, जिनके आश्रित इनके बड़े चाचा थे, जिन्होंने काफ़ी संपत्ति दी हुई थी, जागीर प्रदान किया गया था उन्हें, ऐसे राजा का ही जब निधन हो जाए तो स्वाभाविक था कि एक बार स्थिति डमाडोल सी हुई। लेकिन जो आगे बढ़ने वाला बच्चा होता है, उनकी प्रकृति भी उन्हें देख रही होती है। प्रकृति अपने अंक में रख करके ऐसे विभूति को अपने अंक में रखकर आगे बढ़ने का सुअवसर प्रकृति प्रदान करती है। तो उसी क्रम में संयोग ऐसा हुआ कि 1880 में तो महाराजा राम सिंह, जो इनके पिता के बड़े भाई राजीव लोचन, पंडित राजीव लोचन झा का इतना सम्मान था, जिनके द्वारा सम्मान दिया जाता था, उनका निधन 1880 में होता है। और पंडित राजीव लोचन झा भी 1882 में वे भी इस संसार से चल बसते हैं। और फिर तो इस बालक मधुसूदन ओझा के समक्ष अंधेरा सा छा गया जीवन में। तो निश्चित रूप से अंधेरा छटता है, कोई नया प्रत्यूष अवश्य आता है। तो उस प्रत्यूष की प्रतीक्षा में थे और फिर ऐसी अवस्था में वो अपने घर लौट आते हैं मधुसूदन। और 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह पंडित चंचल नाथ झा की सुपुत्री से उनका विवाह होता है। और अध्ययन में उनकी रुचि थी, बाल काल से ही तीव्र बुद्धि के थे, अद्भुत प्रतिभा के, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और उनकी अध्ययन में रुचि होने के कारण अध्ययनार्थ उन्हें काशी में भेज दिया गया। उनके घर के लोगों ने, बुजुर्गों ने कहा कि यह बालक अत्यंत तेजस्वी है और इतनी विनम्रता भी उनमें कूट कूट कर भरी थी, जैसे उनके ग्रंथ में ज्ञान जो है, उनका गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। उसी तरह से इनकी प्रतिभा बाल काल से ही प्रतिभा भरी हुई थी, प्रतिभा संपन्न बालक थे। और उन्हें फिर दरभंगा संस्कृत विद्यालय में उनका प्रवेश होता है और 7 वर्षों तक यहीं पर इन्होंने अध्ययन किया। पंडित शिव कुमार शास्त्री जैसे महान विभूति, महान उस समय के तत्कालीन समय के महान पंडित शिव कुमार शास्त्री के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। और जो उस समय के अति प्रसिद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते थे, तो ऐसे पंडित शिव कुमार शास्त्री के सानिध्य में रहकर जो उन्होंने व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य और वेदांत आदि विषयों का गहन अध्ययन किया। 7 वर्षों तक वहीं रहे। 17 वर्ष की आयु में मैंने बताया था इनका विवाह होता है। और उसके पश्चात आकर के दरभंगा संस्कृत विद्यालय में इनका
नामांकन इनका प्रवेश होता है और पंडित शिव कुमार शास्त्री का सानिध्य मिलता है, तो सानिध्य मिलते ही विविध शास्त्रों के प्रकांड पंडित के रूप में उभर करके ये निकले और पुनः जयपुर आगमन की उनके अंदर जो लालसा थी, जो अपने पिता के जो बड़े भाई थे पंडित राजीव लोचन झा, जो तत्कालीन जैसा कि बताया था महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहते थे, काफ़ी सारी संपत्ति दी हुई थी और ऐसे पंडित के रूप में, राज पंडित के रूप में विख्यात थे उनके बड़े चाचा। तो स्वाभाविक था, चूंकि वहाँ बाल काल उनका बीता था, तो फिर वो जयपुर आते हैं और अलग अलग रास्ते से, चूँकि उस समय का समय ऐसा था कि रास्ता सरल नहीं था, सड़कें किस तरह की रही होगी यह कल्पना की बात है। वे फिर वहाँ से निकलते हैं और काशी से आकर फिर वे पंडित जी से अध्ययन करने के बाद बूंदी, कोटा, झालावाड़, नीमच, रतलाम आदि रास्तों से मार्ग से गुजरते हुए वे फिर जयपुर में आते हैं और फिर जब वहाँ वे आते हैं तो उनकी आजीविका का भी प्रकृति ने, उनकी आजीविका कैसे मिलेगी, कैसे होगी, जीवन यापन कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया था, प्रकृति ऐसे बालक को अपने अंकस्थ करके उसे सब कुछ सहजता से प्रकृति प्रदान करती रहती है। झंझावात भी स्वाभाविक है कि जीवन में आता है, आना भी चाहिए। जब तक अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की अनुभूति भी सहजता से नहीं होती है, प्रकाश की जो मिठास है वह भी नहीं मिल पाती है। तो फिर वो 1889 में 1889 में वो फिर हरिदास, उस समय के पंडित हरिदास शास्त्री जी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष होते थे, उनके पास आते हैं और उन्होंने पंडित हरिदास शास्त्री जी ने इनसे निवेदन किया कि मधुसूदन ओझा से कि संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में आप मेरा आग्रह स्वीकार करें, मेरा निवेदन स्वीकार करें। तब जाकर के जयपुर के उस समय महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय थे, उन्हें अध्यापन से वहाँ से भी मुक्त कर दिया उन्होंने। जो वहाँ के जब ये वहाँ पहुँचते हैं, एक बहुत विद्वान के रूप में आते हैं पंडित मधुसूदन ओझा, जब हरिदास शास्त्री जी के सानिध्य में आते हैं, उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं, फिर वहाँ उन्होंने अध्यापन करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चला। प्रतिभाशाली व्यक्तियों का स्थान कहीं और होता है, तो और प्रकृति भी पहचान जाती है। और प्रकृति ने ऐसा चक्र प्रकृति का हुआ कि जयपुर के जो अब इनके समय के जो महाराजा थे सवाई माधव सिंह द्वितीय, उन्हें अध्यापन से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि मधुसूदन ओझा जी, हे पंडित जी, आपका काम, आपका दायित्व कुछ और होगा, आपको कोई और कार्य आपके प्रतीक्षा में जो है, इसीलिए उन्होंने उनसे मुक्त करवा दिया और अपने निजी पर्सनल स्टाफ में उन्हें सम्मिलित कर लिया। कितना सम्मान रहा होगा। और बाद में ये सवाई माधव सिंह जो थे, माधव सिंह द्वितीय, उनके ये फिर राज पंडित बनते हैं वहाँ। इनका वहाँ पर इतना सम्मान हुआ, सम्मान दिया जाता था कि इनके इनका जो पहनावा था, इनका जो पोशाक था, वो राजकीय पोशाक के रूप में ये उसी तरह से राजा की तरह ही इनकी सब कुछ सम्मान इनको दिया जाता था, प्राप्त होता था। और निजी स्टाफ में इन्हें रखा गया, पर्सनल स्टाफ में रखा गया और उसमें सम्मिलित कर लिया गया। और 1896 में महाराजा के संकेत पर मधुसूदन ओझा ने पोथी खाने में कार्य करने हेतु आवेदन किया। जो पोथी खाना था वहाँ उसमें आवेदन किया और पोथी खाने में कार्य करने लगते हैं। वहाँ सभी ग्रंथ उन्हें सहजता से प्राप्त होना शुरू हो गया। यह स्वाभाविक था कि जब पोथी खाने में ही वो कार्य करने लगे तो ग्रंथों की कोई कमी नहीं हुई, अध्ययनशील थे ही। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया कि समझ पाना भी कठिन है।
उनका गूढ़ भाषा का प्रयोग करते थे। उनके साहित्य को पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक बार राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, तो वहाँ मैं भी आमंत्रित था और एक वहाँ के सत्र का अध्यक्षता करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। तो उन दिनों मैंने छंदस शास्त्र के ऊपर में इनके काव्यों को देखा, इनकी रचनाओं को देखा। इतना दुरूह और इनकी जो भाषा थी, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग देखकर मैं अचंभित था। तब मुझे स्मरण में आया कि कई विद्वानों से हमने सुना था कि बाहर के विद्वान यहाँ उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे, महीनों तक बैठ करके उनकी भाषा को, उनके पांडित्य को, उनकी क्लिष्टता को के कारण समझ पाना असंभव हुआ करता था। ये मैंने उनके बारे में विद्वानों से सुना था। तब मैं भी जब उनके ग्रंथ को टटोला, देखा, तो ध्यान आया कि बिल्कुल सही बात कही गई है। पांडित्यपूर्ण उनके सारे ग्रंथ हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मधुसूदन ओझा को पोथी खाने में कार्य करने लगे। उनको वहाँ से अध्यापन से महाराजा जो थे वहाँ के, उन्होंने उनको हटा दिया और दूसरा दायित्व उनको मिला। और उसके बाद इतना उनका सम्मान था कि राजा स्वयं माधव सिंह द्वितीय जो थे, वहाँ के सवाई माधव सिंह द्वितीय, वे अपने साथ इंग्लैंड ले जाते थे उनको, और वहाँ इनका व्याख्यान आयोजित होता था। पाश्चात्य और अपने भारतीय दोनों तरह के जो विद्वान होते थे, वे उनके अंत में शास्त्रार्थ के बाद उनकी बात को यथावत मान ली जाती थी, उनको सम्मान दिया जाता था। और वेदों को वैज्ञानिक ढंग से, वेदों में वेद और विज्ञान विषय पर जो वो चर्चा करते थे, तो प्रमाणित करके दिखाया कि वेद स्वयं प्रमाण है और स्वतः प्रमाण है यह सब कुछ, और अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है और वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर उनका प्रवचन हुआ करता था और इंग्लैंड में उस जमाने में ले जाया करते थे जो वहाँ के महाराजा थे। आज भी इसका लेखा जोखा कोई भी देख सकता है। जो पत्रिका उसमें जयपुर पोथी खाने की जो पत्रावलियों में उक्त संदर्भ आज भी वहाँ दर्ज है, कोई भी देख सकता है। तो किस प्रकार विदेशों में ये अपनी व्याख्यान के लिए जाते थे और लोहा मनवाते थे अपनी बातों की। और उनकी कृतियों पर यदि हम ध्यान दें तो कई जगह 229, कई जगह 288 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है कि इनकी पुस्तकें थी। और जो कई इनके अप्रकाशित पुस्तकें भी अभी भी हैं और जो अप्रकाशित ही हैं। और उन पुस्तकों में मैं कुछ की चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि एक एक पुस्तक पर चर्चा करने में जो कई दिन इसमें लग जाएंगे, फिर भी इनका पूर्ण नहीं होगा। इतनी इनकी रचनाएं हैं पंडित मधुसूदन ओझा की। और इसी कारण उन्हें समीक्षा चक्रवर्ती और विद्या वाचस्पति के रूप में वे विख्यात हैं। एक भुवन कोश पुस्तक है, उस पुस्तक को जब देखेंगे तो उसी पर व्याख्यान करें तो कई दिन लग सकते हैं। तो एक कुछ पुस्तकों का मैं उल्लेख यहाँ अवश्य करना चाहूँगा कि जगत गुरु वैभवम इनका एक पुस्तक है, जो हजारों वर्ष पूर्व में जो वैदिक ब्रह्मा का जो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के महत्व की वहाँ पर चर्चा हुई है और महत्व का प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार से इंद्र विजय नाम का जो इनका ग्रंथ है, इनकी जो पुस्तक है, वह अत्यंत मार्मिक है। उसमें भौम, दिव्य और शरीर इन त्रैलोक्य का विवेचन भारतवर्ष और हिंदुस्तान दोनों नामों का विवरण इसमें है। और आर्य लोग भारत में के बाहर से आए हैं, इस धारणा को जो लोग कहते हैं कि जो इतिहास हमें गलत ढंग से पढ़ाया जाता है कि हम आर्य जो हैं वो बाहर से जो आए हुए हैं, आर्य लोग भारत में बाहर से आए, इस धारणा को भी युक्ति प्रमाण से निर्मूल सिद्ध किया है इस इंद्र विजय नाम के इस पुस्तक में। और विशेष रूप से जो पंडित मधुसूदन ओझा का जो वैशिष्ट्य है
उसमें इंद्र विजय नाम का जो उनका ग्रंथ है, जिसमें सीमा प्रसंग अध्याय में उन्होंने भारत की विस्तृत सीमा का इसमें वर्णन किया है और उन्होंने खंडन किया है अपने तर्क के द्वारा कि यह बात गलत है कि हम लोग जो कहा गया है कि बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं है। और यह इंद्र विजय नामक उस ग्रंथ में है और युग प्रमाणों के साथ, कई प्रमाणों के साथ निर्मूल सिद्ध कर दिया है उन्होंने। तो ऐसे भारतीय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो तथाकथित जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखने की जो प्रवृत्ति ये हो गई थी लोगों की, उसको उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण विश्व में हमारा जो भारतवर्ष ये पसरा हुआ था, जिसकी सीमा जैसा कि बताया था उसमें सीमा प्रसंग अध्याय जो है इस इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में वह अपूर्व संदेश देता है कि जो लोग गलत इतिहास लिखते हैं, हम लोग बाहर से नहीं आए थे, हमारा सारा का सारा जहाँ से कहते हैं बाहर से आए थे वो हमारा ही था, उन्होंने प्रमाणित किया है पंडित मधुसूदन ओझा ने। और इसीलिए उनको जैसा कि बार बार मैं कहता हूं कि समीक्षा चक्रवर्ती के नाम से भी विख्यात हैं विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसका मैं किंचित यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूं। और एक व्योमवाद है जो आकाश की सृष्टि की प्रभाव और उनके जो सृष्टि प्रलय आदि का वर्णन विवेचन है इसमें। और ये पंडित अनंत शर्मा का भी उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि पंडित अनंत शर्मा द्वारा हिंदी टिप्पणानुवाद के साथ इनके ग्रंथ को पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ जो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, उस जोधपुर के द्वारा जो पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, उस के माध्यम से उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं और बहुत सारी पुस्तकों को उन्होंने प्रकाशित वहीं से करवाए। तो इसीलिए मैं कोटि नमन करता हूँ पंडित, विशेष रूप से पंडित अनंत शर्मा द्वारा जो कार्य महनीय कार्य किया गया है, इसलिए मैं उन्हें मैं कोटिशः नमन करता हूँ। ऐसे अद्भुत विद्वान को, ऐसे प्रकांड जो विद्वत्ता से भरे हुए थे पंडित अनंत शर्मा, उन्होंने समझा कि इनके वैदुष्य को और ये धरोहर के रूप में उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए और उनके ग्रंथों को, भारतीय अस्मिता को, भारतीय मेधा का बाहर तक प्रसार हो, इसके लिए महनीय कार्य किया है। इसलिए मैं उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ पंडित अनंत शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और जो पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर में इसका प्रकोष्ठ है, वहाँ से प्रकाशन होता रहा है। और अपरवाद, काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि और पुरुष, इन 7 तत्वों के पारस्परिक संयोग से विश्व की उत्पत्ति का समर्थन, इस प्रकार से इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में है। और यह भी पुस्तक जय नारायण जो व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में जो विशेष प्रकोष्ठ इनके नाम से स्थापित है, पंडित मधुसूदन ओझा के नाम से, वो वहाँ प्रकाशित किया गया है और ये भी पुस्तक वहीं से प्रकाशित है। उसके बाद आवरणवाद भी है, जहाँ वयोनाथ नामक 3 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। यह भी इसी विश्वविद्यालय से, जो जय नारायण विश्वविद्यालय व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है, इसका जो पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ है, इसी से इसका भी प्रकाशन हुआ है। और आवरणवाद के बाद अम्भोवाद भी है एक, जो जल को जगत की उत्पत्ति प्रलय का कारण बताकर जल की घन, तरल, विरल अवस्थाओं को समझाकर उनकी मूल कारणता सिद्ध की गई है। यह भी पंडित अनंत शर्मा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ। उन्होंने हिंदी टिप्पणानुवाद के साथ पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ व्यास विश्वविद्यालय है, उससे इसका प्रकाशन हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों का वहाँ उन्होंने जो प्रणयन किया था, उसका सुव्यवस्थित ढंग से रखने में पंडित अनंत शर्मा का महनीय योगदान रहा है, अविस्मरणीय योगदान है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। अत्रि ख्याति नाम का भी एक ग्रंथ है पंडित मधुसूदन ओझा का। और अत्रि ख्याति जो ऋषि अत्रि थे,
जिनकी धर्म परायणा, उनकी जिनकी पत्नी अनुसुईया थी, जिन्होंने त्रिदेव की माता के रूप में भी जो विख्यात हैं, तो माता जो अनुसुईया थी पतिव्रता नारी के रूप में विश्व विख्यात हैं, उनके जो पति के रूप में विख्यात हैं, अत्रि ख्याति के नाम से भी इनका ग्रंथ है। अत्रि ऋषि और उनके वंश का वैज्ञानिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार का वर्णन इसमें अद्भुत वर्णन किया गया है। यह भी बता दूं कि यह पुस्तक भी पंडित अनंत शर्मा द्वारा पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ जो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा यह प्रकाशित है, और उपलब्धता भी है वहाँ ये सारी पुस्तकें। तो इस प्रकार से एक दशवाद रहस्य भी है, जैसे षड दर्शन है दर्शन में, वैसे ही वैदिक काल में 10 वाद प्रचलित थे, उन्हीं का संक्षिप्त विवरण है इसमें। और बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया पंडित ओझा ने, और अन्य ग्रंथों में अहोरात्रवाद, गीता विज्ञान भाष्य, शारीरिक विज्ञान भाष्य, ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका, ब्रह्म विज्ञान और ब्रह्म चतुष्पदी, ब्रह्म समवाय, बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रह्म के नाम पर अनेकों ग्रंथ इनके विद्यमान हैं। देवता निवेद, वैदिक कोश, कादम्बिनी आदि अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और इनके जीवन काल में और जीवन काल के पश्चात भी लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संस्कृत विभाग के प्राध्यापक का भी नाम यहाँ लेकर के मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करना चाहता हूँ, जिनका बहुत बड़ा काम था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक थे, रह चुके थे, और पंडित आद्या दत्त ठाकुर उनका नाम था। उन्होंने अपने ज्ञान और अपने धन को प्रयोग करके इन्होंने अनेक पुस्तकों का उन्होंने सुसज्जित रूप से करके और मूल ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन करवाया। 15 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करवाई हैं। तो 15 ग्रंथों की चर्चा वहाँ होती है कि पंडित आद्या दत्त ठाकुर जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने धन खर्चा करके उन्होंने 15 पुस्तकों को प्रकाशन करवाया। निश्चित रूप से उनको सुरक्षित रखने के लिए पंडित मधुसूदन ओझा के ज्ञान को, उनके ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने महनीय कार्य किया है। उन्हें भी मैं कोटि नमन करता हूँ, ऐसे महान पंडित को। और आर्थिक व्यवस्था थी उनकी, जिसके कारण से आर्थिक व्यवस्था के कारण उन्होंने व्याख्या सहित उनको प्रकाशित नहीं करवा पाए, लेकिन मूल रूप से ही उन्होंने प्रकाशित करवाए ग्रंथों को। इसके पश्चात जो पंडित मोतीलाल शर्मा, सुरजन दास स्वामी और पंडित अनंत शर्मा द्वारा आगे बढ़ाया गया इन्हीं कार्यों को। बहुत सारे कार्य किए गए, और जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में जो विशेष प्रकोष्ठ है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ में इस प्रकोष्ठ की जो स्थापना की गई, जिसके कारण अनेकानेक ग्रंथों को सुरक्षित रखना, प्रचार करने में बहुत बड़ा योगदान हुआ। और राजा माधव सिंह जो थे, जैसा कि बताया था, इंग्लैंड में ले जाकर के इनका व्याख्यान करवाते थे, व्याख्यान आयोजन करवाते थे। और वेद विज्ञान शोध केंद्र भी इनका है इनके नाम से। तो ऐसे महान दार्शनिक, महान पंडित जो थे, विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा का संक्षिप्त परिचय वृत्त मेरा आज देना यहाँ पर विशेष रूप से मेरा आज का जो वक्तव्य है, इसलिए कि पंडित मधुसूदन ओझा जिनका जन्म तो सीतामढ़ी बिहार में हुआ, और जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो इन्हीं के गांव के, चूंकि इनका गांव में सड़क पर ही है, तो इनके गांव से जब मैं भी गुजरता हूं, पंडित मधुसूदन ओझा की कृतियों को मैं कोटिशः नमन करता हूं और इनकी भूमि को भी प्रणाम करता हुआ जाता हूं। चूँकि मेरे गांव एक ही जिले में, इन्हीं के जिले में मेरा भी गांव पड़ता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इनके गांव और मेरे गांव के मध्य में सीता की जन्मस्थली भी हैं, जहां विशाल भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है।
और ऐसे पंडित मधुसूदन ओझा और समीक्षा चक्रवर्ती ऐसे महान विद्वान जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि जो लोग कहते हैं इतिहास, तथाकथित इतिहास लिखने वाले की जो आर्य जो हैं वो भारत जो बाहर से आए हुए हैं, इस तरह की जो बातें लोग करते हुए दिखाई देते हैं, उनको उन्होंने खंडन किया अपने तर्कों के द्वारा, अपने युक्ति पूर्वक उन्होंने बताया कि हम जो आर्य ये बाहर से आए ऐसा इस तरह की बातें करते हैं, ये बिल्कुल निरर्थक है, निरर्गल है और निराधार है, क्योंकि उन्होंने पूरी सीमा बताई है अपने तर्कों के द्वारा, वैदिक संदर्भों के माध्यम से बताया कि सारा कहाँ तक भारत की सीमा थी। जैसा कि बताया था कि उस पुस्तक का नाम जो इंद्र विजय, मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, संदर्भ दे रहा हूँ, इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में सीमा प्रसंग अध्याय में उन्होंने इसको 14 प्रमाण दिए हैं। कई प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया है कि हम भारत, जो लोग कहते हैं कि आर्य सब भारत से ही आए थे, ऐसा भारत के बाहर से थे, ऐसा था, बाहर से आए थे, इस धारणा को युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक उन्होंने निर्मूल सिद्ध किया है इस निरर्गल प्रलाप को। और संपूर्ण भारत की सीमा कहाँ तक थी, हमारे वैदिक काल में सारा ज्ञान उन्होंने दिया है। ऐसे पंडित मधुसूदन ओझा जो जयपुर के महाराज के राज पंडित के रूप में विख्यात थे, इनके पिता के जो बड़े भाई थे पंडित राजीव लोचन झा, उनको भी जागीर और संपत्ति आदि मिली थी उस महाराजा से। तो एक खानदानी, इनके एक पौत्र भी हैं। पीछे अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में पटना विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रामायण पर हुई थी, उसमें मैं गया था। तो इनके पौत्र भी मुझे मिलने आए और एक पुस्तक भी उन्होंने दी, भेंट की। तो इनके खानदान में को मैं जानता हूँ विशेष रूप से, चूंकि हम दोनों एक ही गांव के, इनका गांव मेरे गांव के ही, मेरा गांव भी इनके गांव के पास है। तो इस दृष्टि से मैं इस गांव को मैं कोटशाह नमन करता हूँ। जैसा कि बताया था, आते जाते जब भी मैं निकलता हूँ, गुजरता हूँ अपने गांव जाने के लिए, इन्हीं गांव के मार्ग, इन्हीं गांव से गुजर करके मैं अपने गांव तक पहुंचता हूं। तो उस मिट्टी की खुशबू जब आती है, उस गांव से जब मैं गुजरता हूं, तो उनकी अनुभूति हमें स्वतः होने लगती है कि किस प्रकार से विद्या वाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती के नाम से विख्यात पंडित मधुसूदन ओझा का किस प्रकार के वो वैदुष्य से भरे हुए थे। वेदों के संरक्षण में, वेदों को वैज्ञानिकता के साथ जब राजा स्वयं इंग्लैंड ले जाया करते थे व्याख्यान के लिए, इससे सहजता से पता चलता है कि इनका वैदुष्य कितना था, इनका ज्ञान कितना था, चलते फिरते ज्ञान के भंडार थे। और 1866 में, जैसा कि मैंने बताया था, जन्माष्टमी के दिन ही जन्म हुआ, इसीलिए मधुसूदन नाम रखा गया कृष्ण के नाम से। और 1939 में इनका ये इस संसार से चल बसते हैं, जिन्होंने 288 से भी अधिक पुस्तकों का प्रणयन किया। ऐसे कई शास्त्रों के ये प्रकांड पंडित थे, एक के नहीं थे। तो इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे विद्वानों को के विषय में बोलकर मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करता हूँ, ऐसा मानता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो पंडित मधुसूदन ओझा का जीवन वृत्त पर बताना आज मेरा ध्येय रहा है। तो बहुत सारे लोग बहुत शुरू से ही आरंभ से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे मित्र, हमारे भाई प्रोफेसर हरपाल सैनी जी भी सुन रहे हैं, और उनके लिए विशेष रूप से मैंने ध्यान दे करके बता रहा हूं कि इंद्र विजय जो इनका ग्रंथ है, उसमें सीमा प्रसंग अध्याय में सिद्ध किया है कि हम बाहर से आर्य नहीं आए थे, हमारा तो अपना विस्तार था, वहां तक बहुत सारा विस्तार रूप था हमारा भारत का। वो भारत के सीमा कहाँ तक वैदिक काल में सीमा रही है, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है, कई तर्कों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है। तो प्रोफेसर हरपाल सैनी जी मेरे मित्र और मेरे भाई वो सुन रहे हैं, और आदरणीय सम्राट शिवचंद्र मौर्य जी भी बराबर सुनते रहते हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और मेरे एक और अनुज डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी, जो उपनिषदों की ज्ञान गंगा जिसने बहाई हुई है, और परसों ही इनका अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा इन्होंने संपूर्ण विश्व में फैलाने का ये भी प्रचार करते हैं, वो भी सुन रहे हैं। जो JNU में
वहाँ पर अध्यापन में हैं। तो डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडेय जी जो मेरे अनुज कल्प हैं, उन्हें भी मैं शुभकामना देता हूँ, वो भी श्रवण कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो मैंने पंडित मधुसूदन ओझा का संक्षिप्त जीवन वृत्त, इनका बहुत, एक पुस्तक पर व्याख्यान प्रारंभ करूं तो कई दिन लग सकते हैं। तो इनकी क्लिष्टता, ग्रंथों को पढ़ करके इतनी क्लिष्टता और इतना दुरूह कठोर इनके ग्रंथ हैं कि बार बार पढ़ने के बाद तब जाकर के गुत्थी सुलझती है। तो ऐसे प्रकांड विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी जिह्वा को पवित्र कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।